नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। YouTube के माध्यम से आर्यवर्त क्लासेस से जुड़े हुए आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा कार्य प्रकरण चल रहा था, हमने आरंभ किया था और पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा उससे आगे हम पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों देखिए, आगे सूत्र आता है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च सूत्र क्या कहता है? ये कहता है अभि और नि उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु हो, विष धातु हो, अभि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का योग होने पर आधार की कौन सी संज्ञा होती है? दोस्तों, आधार की कर्म संज्ञा होती है। पहले हमें पता होना चाहिए आधार क्या होता है। आधार कहते हैं दोस्तों किसी चीज के टिकने के स्थान पर। जैसे पेन कहां पर है? मेरे हाथ पर है ना। तो पेन का आधार क्या है? इस लेखनी का आधार है मेरा हाथ, ठीक है ना। वैसे आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई, ठीक है। आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हुई और अधिकरण सप्तमी से सप्तमी विभक्ति हुई। वैसे तो आधार के अंदर सातवीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस सातवीं विभक्ति को रोक करके ये सूत्र आता है कि अभिनिविशश्च, अभि व नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का योग होने पर आधार की कौन सी संज्ञा होती है? मित्रों, कर्म संज्ञा होती है। और हमें पता है जिन जिन की कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीया से उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सह सन्मार्गम अभिनिविशते। तो धातु कौन सी है दोस्तों? यहां पर विष, ठीक है। उपसर्ग कौन कौन सा प्रयोग किया है यहां पे? अभि व नि। अभिनि उपसर्ग पूर्वक विशते शब्द बना, ठीक है ना। तो अभिनिविशते, सह सन्मार्गम अभिनिविशते अर्थ होता है कि वह अच्छे मार्ग पर प्रवेश करता है, अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो मे और पर, इस तरह सोचे तो मे और पर के लिए कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों? कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? मे पर इस प्रकार के जहां चिन्ह प्रयोग होते हैं वहां पर अमूमन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आधार होता है यहाँ पर मार्ग पर, मार्ग में। तो ये आधार ही हो गया ना। आधार में तो सातवीं आएगी, लेकिन उसको रोक करके सूत्र कहता है कि भैया अगर विष धातु के साथ अभि और नि उपसर्गों का प्रयोग हुआ है तो कृपया करके आप आधार के अंदर आधार की कर्म संज्ञा कर दीजिए। अगर कर्म संज्ञा होती है तो दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहां पर सन्मार्गम, इस सूत्र की कर्म संज्ञा के लिए आपके पास प्रश्न आए कौन सा? कि इस सन्मार्गम, इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र ने की? तो आपको बताना है अभिनिविशश्च। क्यों करी? तो ये कहता है कि देखो जी, अभि व नि पूर्वक विष धातु अगर आ चुकी है तो आपके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु आई, इसलिए इस आधार की कौन सी संज्ञा हुई दोस्तों? कर्म संज्ञा हुई। और कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा? हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। शुद्धि अशुद्धि में आ सकता है, आपके प्रश्न आ सकता है, वाक्य आ सकता है सह सन्मार्गे अभिनिविशते। सह सन्मार्गे अभिनिविशते, ठीक है। सह सन्मार्गम अभिनिविशते, ठीक है ना। सह सन्मार्गात् अभिनिविशते, सन्मार्गात् अभिनिविशते। इस प्रकार से आपके पास चार ऑप्शन आएंगे। तो हमें अभिनिविशते जैसे ही हमारे सामने आया शब्द तो हमने देख लिया कि नहीं भैया यहाँ तो अभिनिविशते है और अभिनिविशश्च सूत्र कहता है कि कर्म संज्ञा करो आधार की। इसलिए हमने आधार की कर्म संज्ञा करके यहाँ पर तो दूसरी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, नहीं आया तो भी लिखिए, हम आगे बताएंगे आपको। सह कुमार्गम अभिनिविशते, वह बुरे मार्ग में प्रवेश करता है, बुरे मार्ग पर प्रवेश करता है, अर्थात वह लूट खसोट करता है, वह चोरी करता है, वह व्यसन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या बुरे रास्ते हैं, ठीक है ना। तो सह कुमार्गम अभिनिविशते, इसलिए यहाँ पर कुमार्गम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई? क्योंकि अभिनिविश सेम बात है। तो अभिनिविशश्च आकर के इस सूत्र की, इस शब्द की, इस पद की कर्म संज्ञा करेगा और कर्मणि द्वितीय से यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियरमस्ति? अग्रे पठामा। आगे सूत्र आता है दोस्तों उपान वध्यांग वसः। सूत्र क्या आता है दोस्तों? उपान वध्यांग वसः, उप अनु अधि आंग वस।
ठीक है ना। तो ये सूत्र क्या कहता है, उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक अगर वस धातु आती है, कौन सी, वस धातु, कि वस धातु के साथ इनमें कोई सा भी उपसर्ग लगा हो तो भी आधार की कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, क्रम संज्ञा होगी। तो यहां देखते हैं हरि बैकुंठम उपवसति, यहां देखिए इसमें से कोई प्रत्यय लगा हुआ है, धातु कौन सी है, वस धातु, ठीक है ना। उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, उप अनु अधि आंग में से उप मिल गया ना। तो इसलिए अगर वस धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए आधार की, किसकी, आधार क्या है, बैकुंठ की, वह बैकुंठ में रहता है, बैकुंठ में बसता है, बैकुंठ में निवास करता है। क्लियर अवस्थी ना। तो बैकुंठ में निवास करता है, तो मे या पर के लिए आधार में कौन सी भक्ति का प्रयोग किया जाता है, आधार और अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा और अधिकरण सप्तमी से सातवीं विभक्ति। क्लियर अवस्थी ना। तो ठीक है ना। तो सातवीं आनी चाहिए थी, लेकिन इसको रोक करके यहाँ पर इसकी क्रम संज्ञा कौन से सूत्र ने करी, उपान मध्याह्न वसय में क्रम संज्ञा करी और कर्मणि द्वितीया से किस विभक्ति का प्रयोग हुआ मित्रों, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार अनुवस्ती, ठीक है ना। तो अनुवस्ती आ गया, अधिवस्ती आ गया, आवस्ती आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि उप अनु अधि आंग में से कोई भी उपसर्ग बस धातु के साथ लगा हो, वहां पर जो आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा की जाती है, और कर्म संज्ञा होने पर कर्मणि द्वितीया से उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है। प्रश्न यहां पर बनता है कि बैकुंठम इस शब्द में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। जल्दी जल्दी हमारे याद आएगा कर्तुरीप्सितमम, कर्म तुरंत याद आ जाएगा, हम टिक कर देंगे। नहीं बेटा, एक ही सूत्र कर्म संज्ञा नहीं करता है, बहुत से सूत्र होते हैं कर्म संज्ञा करने वाले। क्लियर है ना। तो उनमें से एक छांट करके हमें जब हमारे पास दिखाई दे गया उप, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए उपान, उपांग बध्यान, उपान बध्यान वसह की इन सूत्र से कर्म संज्ञा हुई। प्रश्न आता है कि यहां पर द्वितीय विभक्ति की, तो यहां पर कर्मणि द्वितीय भी मिलेगा ऑप्शन में आपको, उपान मध्याह्न वसय भी मिलेगा, और हम तुरंत जल्दी से जल्दी करेंगे और चक्कर खा जाएंगे, उपान मध्याह्न उपान मध्याह्न वसय करके घर आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ शर्त लगाएंगे कि भैया तेरा गलत है, वो कहेगा तेरा गलत है, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर हम आकर के नोट्स पढ़ेंगे और उसमें नोट्स में लिखा होगा कि उपान मध्याह्न वसय ये तो कर्म संज्ञा करता है। वही हमारा प्रश्न क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ध्यान रखिए कि संज्ञा कौन सा सूत्र करता है और कार्य कौन सा सूत्र करता है, दोनों सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बस रहने के योग में अगर उपवसति का अनुवसति, अधिवसति, आवसति, इन शब्दों का अर्थ अगर रहने में है तो ही दूसरी विभक्ति होगी, तो ही कर्म संज्ञा होगी। अगर व्रत करने के योग में उपवास अगर शब्द आता है उपवास, और उपवास का अर्थ यहाँ पर व्रत करना होता है, तो याद रखिए कि व्रत करने के अर्थ में दूसरी विभक्ति प्रयोग नहीं की जाएगी। जैसे सह देवालय उपवसति, कि वह देवालय में उपवास करता है, से वने उपवसति, वह वन में उपवास करता है, मैंने व्रत करता है, तो यहाँ पर सातवीं विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर है दोस्तों। कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दोस्तों देखिए, अब हम एक वार्तिक पढ़ेंगे। उभ सर्वत सो कार्या दिग उपरियादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह वार्तिक है, और ये वार्तिक करती क्या दोस्तों, डायरेक्ट दूसरी विभक्ति करती है। और कहां कहां करती है ये देखिए आप। ये कहता है कि उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधो अधा अधि अधि, इन पदों के योग में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है ना। और जो विभक्तियां पदों को मान करके होती है, उन विभक्तियों को कहते हैं हम उपपद विभक्ति। जो विभक्ति कारक के अनुसार हो वह कारक विभक्ति, और जो कारक विभक्ति को बाध करके जो विभक्ति आए, किसी शब्द के अनुसार आए, किसी पद के अनुसार आए, उस विभक्ति को कहा जाता है दोस्तों उपपद विभक्ति, ठीक है ना। ये कहता है कि उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधो अधा अधि अधि, इन पदों के योग में कौन सी होगी दोस्तों, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि कृष्णम उभयतः
गोपाहा। कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं, गोपाल हैं, ठीक है ना। तो कृष्ण के की राम के घर, राम का घर, ठीक है ना। तो कौन सी आनी चाहिए संबंध बताने में? षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि ये अगर पद आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कृष्णम उभयतः गोपः, उभयत आने के कारण कृष्ण पद के अंदर किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है दोस्तों? दूसरी का। उसी प्रकार ग्रामम उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, ठीक है ना। सर्वतः माने सभी ओर, सर्वतः माने सभी ओर, ऊपरी ऊपरी माने ऊपर ऊपर, अधो अधः माने नीचे नीचे, अध्यधि माने बीच बीच में। उभयतः परितः समय। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए कि इस प्रकार के अगर शब्द हमारे सामने आते हैं, उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधः या अधि अधि, यहां पर क्या होगा, दूसरी भक्ति का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि कृष्णम उभयतः गोपः, कृष्ण के दोनों ओर क्या है, गोप हैं। ग्रामम उभयतः वृक्षः, गांव के दोनों ओर क्या है दोस्तों, वृक्ष है। कृष्णम सर्वतः गोपा, कृष्ण के सभी ओर गोप हैं। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, ठीक है ना। धिक दुर्जनम, लोकम ऊपरी ऊपरी, लोक के ऊपर ऊपर, अधो अधः अध्यधि, दो बार ऊपरी ऊपरी आए तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति का। दो बार अधो अधः आए तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अधि अधि आए दो बार तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा मित्रों? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है मित्रों? कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपको दोबारा से यू का यू वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बताया जाएगा दोस्तों, क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आगे एक सूत्र और है कि क्या है वो सूत्र, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगी अपि। हमें ये सूत्र सारे रखने हैं। अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगेपि, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगेपि, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगेपि, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगेपि। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है अभितः परितः समया निक्साहा, और प्रति के योग में भी कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि विद्यालयम अभितः मार्गमस्ति, कौन सा शब्द है यहाँ पे? अभितः है ना, इसलिए विद्यालय में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा हमने? द्वितीय का, ठीक है ना। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर, ठीक है ना। गांव के चारों ओर क्या है? क्षेत्राणि सन्ति, खेत हैं। गांव के चारों ओर आनी षष्ठी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर नियम कहता है अभितः परितः समया निक्साहा, और प्रति के साथ में कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों? द्वितीय विभक्ति होगी। इसलिए ग्रामम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा हमने? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा। आगे देखिए, ग्रामम समया, गांव के निकट, समया का अर्थ होता है निकट, नजदीक, ठीक है ना। गांव के नजदीक क्या है? पर्वत हैं। तो गांव में समया वाक्य में आने के कारण गांव इस पद में दूसरी विभक्ति का प्रयोग हमने करा, ठीक है ना। आगे देखिए, निकसा माने भी होता है निकट, ठीक है ना। तड़ागम निकसा पिप्पल वृक्षम अस्ति, तड़ाग माने तालाब के निकट क्या है? पीपल का पेड़ है, ठीक है ना। निकसा आने के कारण तालाब, तड़ाग, इस शब्द में दूसरी का प्रयोग हमने किया है। आगे देखिए, हा दुष्ट मित्रम, हाय दुष्ट मित्र, ठीक है ना। जिसके मित्र दुष्ट हो, जिसकी पत्नी दुष्ट हो, जिसके भाई दुष्ट हो, जिसके रिश्तेदार दुष्ट हो, उसके मुंह से तो बेचारे के जीवन भर हाय निकलेगी ना। तो कहते हैं हा दुष्ट मित्रम, हा के साथ भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए दुष्ट मित्रम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा हमने? द्वितीय विभक्ति का। आगे देखिए, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। वैसे तो वाक्य गलत है थोड़ा सेंस इसका, भूखे को तो सब कुछ अच्छा लगता है, जो भूखा है उसे तो बेचारे को कुछ भी दे दो बढ़िया ही लगेगा, ठीक है ना।
बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। तो भूखा व्यक्ति है, बुभुक्षितम प्रति है इसलिए बुभुक्षितम, इस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा हमने? दूसरी विभक्ति का प्रयोग करा। सह मित्रम प्रतिवदति, वह अपने मित्र को बोलता है, ठीक है ना। तो प्रतिवदति प्रति है इसलिए मित्र में किस विभक्ति का प्रयोग करा हमने? द्वितीय का प्रयोग किया। आगे एक सूत्र आता है दोस्तों, देखिए अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा तथा अंतरेण के योग में भी किस विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों? दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए त्वाम माम च अंतरा, अंतरा माने होता है दोस्तों बीच में, अंतरा माने होता है बीच में, कि त्वाम माम च अंतरा हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि माने विष्णु है। इसलिए त्वाम और माम इन दोनों शब्दों में किसका, कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करा हमने दोस्तों? दूसरी का। आगे देखिए धनम अंतरेण न सुखम, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना, कि धन के बिना सुख नहीं है, और ये बात सत्य भी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से हमारी जो कक्षाएं रहेंगी कंटिन्यू रहेंगी। अगर आज आपको ये कंटेंट पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप अवश्य हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, लाइक कीजिए और लाइक करवाइए। कल से आपके पास दोस्तों 3 कक्षाएं आएंगी, संस्कृत, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, ठीक है ना। संस्कृत, इतिहास और राजनीति शास्त्र, कल से तीनों कक्षाएं मिलेगी, कंटिन्यू मिलेंगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, पुनर्मिलामः।